दोस्तों यूँ तो हर बार इलेक्शन होते हैं और हर बार ऐसी कैंपेनिंग रैलियाँ बहुत चलती हैं। लेकिन इस बार का जो इलेक्शन है वो अपने आप में ही बहुत अलग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस इलेक्शन में हमें वो चीज़ें देखने को मिली हैं जो आज से पहले कभी नहीं हुई। इस बार के इलेक्शन के दौरान कुछ इस तरह का माहौल बन चुका है, कुछ इस तरह की स्थिति आ चुकी है भारत में कि अगर ये इलेक्शन बीजेपी के हाथ में चला गया, अगर ये इलेक्शन का रिज़ल्ट बीजेपी के सपोर्ट में होगा तो आगे चलकर कभी इलेक्शन होंगे ही नहीं, भारत में डिक्टेटरशिप आ जाएगी। बट इसके अलावा भी बहुत से ऐसे इंसिडेंट है जो पहले कभी भी भारतीय चुनाव इतिहास में नहीं हुए हैं। तो आज मैं उन्हीं कुछ इंसिडेंट्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पेज जनता डिपार्टमेंट में। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरी इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ एजुकेशनल या इन्फॉर्मेटिव वीडियो के हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाई है। तो कोई भी व्यक्ति जो किसी पार्टी विशेष का सपोर्ट में है या उसके विरोध में है तो इस वीडियो को आप बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखें। मैं ना तो इस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ और ना उस पार्टी को, समझ रहे हैं? तो सबसे पहले देश में पिछले 2 टर्म से जो सरकार है, उसी के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों आप तो ये सब जानते ही हैं कि जब भी कोई भी इलेक्शन होता है, तो बीजेपी की जो रणनीति है, जो पॉलिटिक्स है, वो बहुत ऑन पॉइंट रहती है। मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि अमित शाह की प्लानिंग को चाणक्य की प्लानिंग के साथ मिलाकर देखा जाता है। हर चीज़ परफेक्ट पॉइंट टू पॉइंट रहती है उनकी अपने इलेक्शन के टाइम में या फिर कार्यकाल के समय में। बट इतना कुछ होने के बाद भी इस इलेक्शन में 2024 के जो इलेक्शन चल रहे हैं उनमें बीजेपी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ती नज़र आई। इस इलेक्शन में बीजेपी कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ती नज़र आ रही है। जहां उन्होंने कैंपेनिंग शुरू होने से पहले ये कहा था कि अब की बार 400 पार सीट लेकर आएँगे, वो वादा कहीं न कहीं, वो कमिटमेंट जो है कहीं न कहीं ढीली पड़ती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा भी अगस्त 2019 में जब बीजेपी ने आर्टिकल 370 को डिमोलिश किया था, उसको हटाया था जम्मू कश्मीर से, तब उन्होंने ये कहा था कि हमारा जो ये फ़ैसला है आर्टिकल 370 हटाने का, उससे जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। उससे जम्मू कश्मीर की ग्रोथ होगी, उससे जो वहाँ पर टेररिज़्म है, जो वहाँ पर दंगे हैं, स्ट्रॉन्ग पेल्टर्स हैं, उन सभी को जॉब मिलेगा। तो वहाँ पर जो ज़ाती स्थिति है वहाँ की, जम्मू एंड कश्मीर की, वो सुधर जाएगी। ये बहुत बड़ा कदम था और इसको लेके बहुत हंगामा भी हुआ, पर बीजेपी टस से मस ना हुई। उन्होंने पक्का कर रखा था कि हम तो 370 हटाएँगे ही। तो जिस 370 को हटाने के लिए बीजेपी के कैंडिडेट बार-बार क्रेडिट लेते हैं, जिस आर्टिकल 370 को हटाने के लिए कहा जाता है कि 75 सालों में जो नहीं कर पाया कोई, वो बीजेपी ने कर कर दिखा दिया। जब सरकार जम्मू और कश्मीर के बारे में ये कहती है कि उनकी ग्रोथ के लिए हमने आर्टिकल 370 हटाया है, तो सरकार इस बार जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रही है? जी हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं दिखाएगी, नहीं बताएगी। फैक्ट ये है कि इस बार बीजेपी ने जम्मू एंड कश्मीर से अपना कोई भी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया है। वहाँ के बारे में कोई बात नहीं होती, ना न्यूज़ चैनल में, ना इनकी रैलियों में। हाँ, हिंदू मुस्लिम जैसा बहुत चलता है। जैसे अभी उन्होंने एक बयान दिया था कि अगर आप कांग्रेस को जिताते हो, तो वो आपकी माताओं-बहनों के मंगलसूत्र तक बेच देंगे, और किसको बेचेंगे वो आपको पता ही है। तो इतनी नेगेटिव अप्रोच लेने के बाद भी बीजेपी लगातार झूठ बोले जा रही है। तो अब देश की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी यानी इंडियन कांग्रेस के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जो कांग्रेस है, जो इंडिया अलायंस है पूरा का पूरा, इस बार बहुत सटीक और बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है। जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की है, उनको आप एक नए अवतार में देख सकते हैं। उनकी जो पहले पप्पू वाली इमेज थी, वो कहीं न कहीं अब ख़त्म हो चुकी है। उनके भाषण जब आप सुनेंगे, तो आपको ये महसूस होगा कि ये वो राहुल गांधी नहीं है जो 2014 में, 2019 में इलेक्शन के मंच पर खड़ा था। ये वो राहुल गांधी है जो आम जनता के बीच में घूमकर आया है और उसको ये पता है कि आम जनता की क्या परेशानियाँ हैं और क्या उनकी ज़रूरतें हैं। साथ ही कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा खेल ये भी खेला है कि उन्होंने राहुल गांधी को इस बार अमेठी से नहीं उठाया, वहाँ का दावेदार नहीं बनाया। इसका रीज़न है कि ये भी हो सकता है कि राहुल गांधी
पिछले 2 टर्म से अमेठी से हारते आए हैं और बीजेपी कैंडिडेट स्मृति ईरानी जीत रही हैं। तो अब की बार जब राहुल गांधी के नामांकन को लेकर लेट हुआ, उन्होंने लास्ट डेट में लास्ट मिनट उनका जो है नामांकन लिया गया था, तो उस समय स्मृति ईरानी और साथ में बीजेपी के जो प्रवक्ता है या सपोर्टर हैं, ये बार बार कह रहे थे कि राहुल गांधी जो है इस बार आएंगे तो हम उनको इस बार भी हरा देंगे। बट हुआ कुछ अलग नहीं। राहुल गांधी अमेठी सीट से नहीं लड़ रहे हैं, उन्होंने कोई और सीट पर चुनाव लड़ना शुरू कर दिया है। और ये बात जानकर आप और मैं नहीं बल्कि बीजेपी वाले भी बहुत हैरान हैं, क्योंकि अमेठी इकलौती ऐसी सीट थी जो जनरेशन से गांधी परिवार के हक में थी, उनके अंडर में आती थी, उनको वहाँ से हर बार जीत मिलती थी। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ। विपक्ष के बारे में और बात करें तो इस बार अखिलेश यादव जो हैं वो भी बहुत बेहतरीन फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। वो जैसे बातें कर रहे हैं और आप अखिलेश तिवारी और प्रधानमंत्री मोदी जी की कॉन्वर्जेशन या रैलियों में दिए गए भाषण को जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ मोदी जी जो हैं वो फैक्ट को मैनिपुलेट करके बता रहे हैं। और वहीं अखिलेश तिवारी जो है वो ऐसे सवाल पूछा है सरकार से जिनका जवाब आज तक सरकार की तरफ से आया ही नहीं है। जैसे पॉवर्टी का डेटा इतना ज़्यादा क्यों है, भुखमरी भारत में 10 सालों में इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ी है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा है, XYZ, इन विषयों पर इन विषयों पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी टिप्पणी नहीं आई है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। देखिए, ये जो केस है ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा केस है और इस पर कार्रवाई करीब 2-2.5 साल से चल रही है। जहां मनी लॉन्ड्रिंग का केस आम आदमी पार्टी के सदस्यों पर लगाया जा रहा है। 1.5-2 साल से केस चल रहा था, बट जब इलेक्शन में ऑलमोस्ट 1 महीना रहा तब जाके ईडी ने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया, वो भी नॉन बेलेबल वारंट में। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि जब तक कल्प्रिट है जब तक जो संदिग्ध है वो बेकसूर साबित नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कसूरवार साबित होता है, बेकसूर साबित नहीं होता जब तक उसको बेल नहीं मिलती है। और यही सेम कंडीशन जो है अरविंद केजरीवाल पर लगाएगी। अब ये इतना खास क्यों है, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये भारत के इतिहास में पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा कुछ हुआ है जहां एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को पुलिस ने या ईडी ने गिरफ्तार किया है। लाख कोशिशों के बाद भी जो मोटिव था आम आदमी पार्टी को साइडलाइन करने का या उनको दबाने का, वो फेल होता हुआ दिखा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद में उनकी पत्नी ने पार्टी का कार्यभार संभाल लिया था। और जब अभी 10 तारीख को अरविंद केजरीवाल की जो बेल है वो मंजूर हुई है, बट उसमें भी कई कंडीशंस हैं, वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। पर साथ में ही सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को भी फटकार लगाई है कि भैया 2-2.5 साल से ये केस चल रहा है, आप इलेक्शन के महीना पहले इनको गिरफ्तार कैसे कर सकते हो? आपके पास सबूत क्या है? किस बेसिस पे आपने इनको कस्टडी में रखा है? ईडी के पास ऑब्वियसली बात है कोई जवाब तो है नहीं। मेरी नज़र में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, जो मेरी नज़र में एक बहुत बड़ी बात है हमारे गणतंत्र के लिए, हमारे रिपब्लिक के लिए, वो है मीडिया। न्यूज़ पोर्टल, न्यूज़पेपर, आप कोई भी नाम से इसको जानते हो, ये जो है ये जनता की आवाज़ होता है। ये जनता के सवालों को सिस्टम तक लेकर जाता है और उनसे जवाब लेता है। जनता के हित में हो अहित में हो वो एक अलग मैटर है, पर उनके थॉट्स जनता तक पहुंचाने का काम मीडिया करता है। पर जैसा आप सभी जानते हैं कि मीडिया प्रॉपर वे में बिक चुका है। उन्होंने आज तक हिंदू मुस्लिम से ऊपर कोई डिबेट करके देखी नहीं है, कोई ऐसे मुद्दे पर बात करी नहीं है जो बात करने लायक है। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कभी को अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कोई बात नहीं होती है। बेरोज़गारी है, इन्फ्लेशन है, भुखमरी है, ऐसे ही न जाने कितनी प्रॉब्लम्स हैं। 42% ग्रेजुएट जो हैं 25 साल से कम उम्र के हैं और सभी के सभी बेरोज़गार हैं। भारत में हरियाणा नंबर 1 पर है अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में। भारत का जो नाम है वो विदेशों में कुछ अलग तरीके से लिया जाता है। भारत जहां हम अपने आप को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के सपने देख रहे हैं, वहीं भारत की
भारत की वर्ल्ड मार्केट में वैल्यू डाउन होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो मंदी का दौर चल रहा है। ये सारी बातें तो सोशल वो मीडिया दिखाएगा नहीं, क्योंकि उन्होंने ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कोई बेनिफिट ले रखा है। तो इस केस में अब तो इस बार 2024 के इलेक्शन में ये भी एक बहुत बड़ी बात हुई कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो हैं वो इनडायरेक्टली न्यूज़ मीडिया का, न्यूज़ हाउस का काम कर रहे हैं, जिसमें ध्रुव राठी, आकाश बनर्जी, रवीश कुमार, कुणाल कामरा, ये ऐसे ही और भी छोटे छोटे बहुत क्रिएटर हैं। वो सभी बीजेपी के कार्यकाल का आकलन कर रहे हैं और उनके बारे में आम जनता को बता रहे हैं कि भाई इतना काम इन्होंने जो वादा किया है, जो मैनिफेस्टो में इनके लिखा है, वो एक्चुअल में हुआ ही नहीं। समझ रहे हो आप? लेबर डिपार्टमेंट के एक नोटिस के अनुसार मिनिमम वेजेस जो है एक मजदूर के पर डे 375 रुपये होने चाहिए। और ये जो मैं नोटिफिकेशन बता रहा हूँ, ये 2014 की है, जब तक इलेक्शन हुए नहीं थे, और ये कांग्रेस के टाइम में लाया गया नोटिस है। मनरेगा जो है कांग्रेस के टाइम में लाई गई है, पर सरकार उसको अपने हक के लिए, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। और साथ ही जो लेबर डिपार्टमेंट का 375 का मिनिमम वेज था, वो 176 से 10 सालों में 176 से 178 पहुँचा है। और भारत के कई राज्यों में तो इससे भी ज़्यादा बुरा हाल है। आप झारखंड, यूपी, बिहार, उड़ीसा में जाकर देखेंगे तो ये जो पर डे की वेज है ये और भी बहुत कम हो जाती है, जिसमें फैमिली भी आएगी सारी, पूरे परिवार को भी मिला दे तो भी एक इंडियन, एक आम आदमी 200 रुपये नहीं कमा पा रहा है। और जब हम मोदी जी से इस विषय में बात करते हैं तो वो पकौड़ा तलने को कह देते। तो ये जो इलेक्शन है 2024 के जो इलेक्शन है, मेरी नज़र में इन कारणों से काफ़ी स्पेशल है। और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो हम बात आपको बता सकते हैं, जो हम आपको दिखा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इस विषय में दोबारा कोई वीडियो बने तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए देखते रहें जनता डिपार्टमेंट।